हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का जो आपका क्लास 12 का पेपर केमिस्ट्री है उससे हम बीबीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। कितना बीबीआई सब्जेक्टिव प्रश्न? 50 बीबीआई सब्जेक्टिव प्रश्न आपके रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम सबसे पहला नंबर प्रश्न से देखना स्टार्ट करेंगे। सभी कभी न कभी एग्जाम में आपके पूछे गए हुए हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करेंगे। आपको हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, दोनों मीडियम से फिर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में हम बताते हुए चलेंगे। तो क्या कीजिए आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर लीजिए। लाइक करने के बाद एक बार अपने फ्रेंड के पास शेयर ज़रूर कर लीजिए। सभी स्टूडेंट को शेयर कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए आप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से आकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न से ये सब प्रश्न है, हम आपको 100% समझाने का प्रयास करेंगे। आप भी 100% दीजिए, फिर देखिए आपको समझ में कैसे नहीं आती है। चलिए हम सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है कि विद्युत आवेश के दो मूल गुणों के नाम बताइए। विद्युत आवेश के दो मूल गुणों के नाम बताइए। बिहार बोर्ड 2012 में ये पूछा गया था। देखिए बढ़िया से 2012 में ये पूछा गया है। तो इसको क्या है, विद्युत आवेश के दो मूल गुण बताइए। दो मूल गुण बहुत आसान तरीके से आप लिख सकते हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न है कि आवेश का संरक्षण और दूसरा है कि आवेश की योज्यता। ये दो आप याद कर लीजिए, आप आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन कोई समझने वाली बात नहीं है। इसे आप कॉपी में नोट कर सकते हैं और याद कर लीजिएगा। पीडीएफ हम ग्रुप में दे देंगे कि विद्युत आवेश के दो मूल गुणों का नाम बताने के लिए बोला जाएगा। तो आवेश का संरक्षण और आवेश की योज्यता, ये विद्युत आवेश के दो मूल गुण होते हैं। तो अब यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक समझ गए आप? एक बार कमेंट में लिखिए कि हाँ सर हम समझ गए। एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर। अब चलते हैं हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट यहाँ से पढ़ लीजिएगा। हम हिंदी में समझा रहे हैं, आप इंग्लिश में समझ सकते हैं। अब जो अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। वीवीआई नहीं, इसको वीवीआई आप कह सकते हैं कि आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत क्या है। ये बहुत बार पूछा गया, आपको सामने देख सकते हैं कि ये बीएस से भी 2020 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है और हो सकता है कि 2025 में भी पूछा जाए। तो इसको लिए आपको बढ़िया से इसको समझ लीजिए कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो उत्तर लिखिएगा कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। आवेश संरक्षण का सिद्धांत जो एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने क्या किया था, आवेश संरक्षण का एक सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार विद्युत आवेश को जो विज्ञान दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार विद्युत को क्या कर सकते हैं, विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो हम क्या करते हैं उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। नहीं हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। अतः विद्युत आवेश ब्रह्मांड में सदैव ही सुरक्षित रहता है। क्या समझिए कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो एग्जाम में आपको लिखना है कि आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत है वह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ये वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे और इनके अनुसार यानी ये मानते थे कि विद्युत जो आवेश है यानी आवेश यानी चार्ज है उसको क्या कर सकते हैं, ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं यानी हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे सिर्फ क्या है, ये ब्रह्मांड में सदैव नियत रहता है। इसको कोई ना ही उत्पन्न करेगा ना ही कोई नष्ट कर सकता है। तो ये कहते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये होता है आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। आप समझ गए होंगे, आप समझ के भी लिख सकते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट यहाँ से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका 3 नंबर प्रश्न है कि कूलॉम बल की सीमाएँ क्या है। कूलॉम बल की सीमाएँ क्या है, जो बिहार बोर्ड 2010 में पूछा गया था। 2010 में पूछा गया, तो इसको भी आपको कैसे आपको बनानी है चलिए इसको हम बताते हैं। ये भी बहुत आसान प्रश्न है कि कूलॉम के नियम की सीमाएँ क्या है। तो सीमाएँ को लिखना है, 4 सीमाएँ लिख दीजिएगा। आपको 2 नंबर में ही ये पूछा जाएगा, 2 नंबर में पूछेगा लिख दीजिएगा। और अगर 5 नंबर पूछा जाएगा तो ये पूछेगा कि कूलॉम बल क्या है और इसका सीमाएँ लिखने के लिए तो आप वो भी लिख सकते हैं। आप उसके लिए कूलॉम बल क्या है उसका जाना जरूरी है उसका। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कूलॉम बल की जो सीमाएँ है वो कैसे आप लिखिएगा कि आपको पूरा नंबर मिलेगा। लिखिए कि कूलॉम बल की जो सीमाएँ है वह निम्नलिखित है, यानी निम्नलिखित है या इस प्रकार लिख सकते हैं। और सबसे पहला नंबर प्रश्न से लिखना स्टार्ट करिएगा। कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। यानी जो कूलॉम का नियम है केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है। यानी उसके बाद यह नियम अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है, बहुत सारी दूरी के लिए यह नियम सत्य नहीं है। यह नियम 10⁻² - 15 मीटर से कम दूरियों के लिए भी सत्य नहीं है। यानी 10⁻² - 15 मीटर से कम दूरी है उसके लिए भी यह नियम सत्य नहीं है। यह सार्वत्रिक नियम यानी यूनिवर्सल नियम भी यह नहीं है। यानी चलते हैं 3 नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझ चुके हैं कि इसका भी आप इंग्लिश मीडियम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम हिंदी में समझा दे रहे हैं, आप इंग्लिश में समझ लीजिएगा। और हम चलते हैं अगला प्रश्न जो है आपका 4 नंबर प्रश्न में कि धारावाही चालक तथा समविभव सतह में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। बिहार बोर्ड 2013 में पूछा गया था कि धारावाही चालक
तथा समविभव सतह में विद्युत क्षेत्र में तीव्रता को परिभाषित करें। ये आपका बहुत से प्रश्न है जो 2 नंबर में ये हमेशा पूछे जाते हैं। यानी 2 नंबर आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है। इसको कैसे लिखिएगा, इसको लिखने के उत्तर लिखिएगा कि विद्युत क्षेत्र इकाई धनात्मक परिरक्षण आवेश धारावाहक चालक के किसी बिंदु पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र हो गया, समझ गया कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? इकाई धनात्मक परिरक्षण आवेश धारावाहक चालक के किसी भी बिंदु पर अगर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र बटा आवेश होता है समविभव सतह की। अब समविभव सतह क्या होता है समझिए, वह सतह जिसके सभी बिंदुओं पर, समविभव सतह क्या हो गया कि वह सतह जिसके सभी बिंदुओं पर समान विभव हो, समविभव सतह कहलाती है। वह सतह जिसके सभी बिंदुओं पर क्या हो, समान विभव हो, तो उसको कहेंगे समविभव सतह कहलाती है। विद्युत क्षेत्र हमेशा एक समविभव सतह के क्या होती है? लंबवत होती है। जब भी समविभव जो सतह होगा वह विद्युत क्षेत्र के हमेशा समविभव सतह के लंबवत ही होता है। और चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। समझ गए यहाँ तक? और चलिए हम 4 नंबर प्रश्न समझ चुके हैं और अगला प्रश्न चलते हैं। 50 प्रश्न है, 50 सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम में इसी में से ही आने वाला है। एकदम एग्जाम में इतना आप कन्फर्म रखिए और इसको आप सभी प्रश्न को अंतिम तक रुक कर समझ कर जानिए ताकि आपको कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूटे ना। तो आपको हम निवेदन करते हैं कि आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलते हैं हम अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न 5 नंबर में है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक परिरक्षण क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इलेक्ट्रोस्टैटिक परिरक्षण क्या है? इसका एक व्यावहारिक अनुप्रयोग, एक व्यावहारिक उपयोग भी आपको बतानी, जो बिहार बोर्ड 2014 में पूछा गया था। हमने बोला था ना आपको सभी प्रश्न पूछे ही गए हुए हैं आपके एग्जाम में। अब पूछे गए तो हो सकता है देखते हैं आपके क्वेश्चन बैंक में आप देखिए कि बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, बहुत बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट परिरक्षण क्या है? इसका एक व्यावहारिक अनुप्रयोग बताने के लिए बोला जाए तो बस लिखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक परिरक्षण किसी वस्तु या व्यक्ति को विद्युत क्षेत्र या विद्युत धारा से बचाकर उसे खोखले कंडक्टर के अंदर रखने की घटना को इलेक्ट्रोस्टैटिक परिरक्षण कहा जाता है। क्या कहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक परिरक्षण क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक परिरक्षण यानी किसी भी वस्तु या व्यक्ति को विद्युत क्षेत्र से बचाकर, विद्युत क्षेत्र किसी भी वस्तु या व्यक्ति को विद्युत क्षेत्र से बचाकर उसके खोखले जो कंडक्टर होता है उसे अंदर तक रखने की जो घटना होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक परिरक्षण। इसको आप एक बार 1-2 बार पढ़िएगा, आप ये भी आपको याद हो जाएगा। तो ये 5 नंबर प्रश्न समझ गए और चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न में क्या है चलिए देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका कि 6 नंबर प्रश्न है कि किसी सतह पर विद्युत प्रवाह को परिभाषित करें। किसी सतह पर विद्युत प्रवाह को परिभाषित करिए। और बिहार बोर्ड 2019 और 2021 में पूछा गया था। 2019 और 2021 में ये पूछा गया था। यानी सभी प्रश्न जितने भी हम लाए हुए हैं, जब भी टाइप करके प्रश्न लाए हुए हैं, सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी हम क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट करके लाए हुए हैं। चलिए हम इसको भी देखते हैं। किसी सतह पर विद्युत प्रवाह को परिभाषित करें तो कैसे लिखिएगा, किसी सतह पर लंबवतः गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या, किसी सब सतह पर लंबवतः गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को सतह पर विद्युत प्रवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी सतह पर लंबवतः गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो कुल संख्या, सबसे कुल संख्या जो होगी वह सतह पर उसको विद्युत प्रवाह कहते हैं हम। क्या आप समझ गए? आप इंग्लिश मीडियम में तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम में हम समझा दे रहे हैं, आप इंग्लिश मीडियम में समझ सकते हैं। हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न है कि परावैद्युत शक्ति क्या है? परावैद्युत शक्ति क्या है? ये पूछेगा तो पूछेगा, एकदम कंफर्म रखिए इसको। ये बहुत ही परीक्षा में आने वाला प्रश्न है जो बिहार बोर्ड 2010 और 16 में पूछा गया था। 2 बार पूछा गया है। जितने में एक बार आप समझ लीजिए, क्वेश्चन बैंक में आप देखिएगा जो भी 2 से ज़्यादा बार पूछा गया है उसको आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि आपको देखिए रिपीट किया है तभी तो ये 2010 में पूछ दिया था, फिर 6 साल बाद इसको पूछ दिया था 2016 में। देखिए हो सकता है कि फिर रिपीट कर दे, 2025 में भी आ सकता है, इसलिए आपको ये याद कर लेनी। कैसे लिखिएगा? परावैद्युत शक्ति क्या है? तो किसी भी परावैद्युत माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र का वह मान, किसी परावैद्युत माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र का वह मान जिसके ऊपर वह अचालक से चालक बन जाता है, अर्थात अपनी रोधक क्षमता खो देता है, परावैद्युत शक्ति कहलाती है। हवा की परावैद्युत शक्ति V/m होती है। क्या होती है? हवा की परावैद्युत शक्ति V/m होती है। तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर भी आप समझ गए, अच्छे से समझ गए। इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए, 1-2 बार इसको भी आप याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। और हम चलते हैं अगला जो प्रश्न है आपका 8 नंबर प्रश्न में है कि वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है? विद्युत आवेश के जो क्वांटीकरण होता है उसका मूल कारण क्या होता है? इसको बताइए, क्या हो जाएगा? तो वैद्युत कैसे लिखिएगा इसको कि वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या होता है? तो उत्तर लिखिएगा कि इसका मूल कारण यह है कि एक वस्तु से
दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। एक वस्तु है उसे दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का हम स्थानांतरण कर केवल पूर्णांक संख्याओं में ही हो सकता है, यानी पूर्णांक संख्याओं में ही हो सकता है। उसे क्या कहते हैं, उसे विद्युत आवेश क्वांटीकरण करते हैं। यानी आवेश भेजना है तो हम या तो 1 भेज सकते हैं, 2 भेज सकते हैं, 3 भेज सकते हैं, या तो भेज सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं पॉइंट में नहीं भेज सकते। एक ऐसा नहीं कि 1 पॉइंट 2 भेजे, ऐसे पॉइंट में भेज सकते हैं और माइनस में नहीं भेज सकते हैं। तो या तो समझ गए कि विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल गुण क्या है, तो आप लिख दीजिएगा आसानी से। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न सभी VVI प्रश्न, सभी प्रश्न को आपको कॉपी में नोट कर लिए हैं। आप नहीं कर सकते तो हम PDF भी हम ग्रुप में दे देंगे। ग्रुप में ज्वाइन होंगे या नहीं होंगे तो डिस्क्रिप्शन लिंक हो, आप ज्वाइन हो सकते हैं। PDF इसका दे देंगे, आप सब इसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है, क्या क्वेश्चन में कि स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है, इसका उपयोग लिखिए। स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है, तो लिखिएगा उत्तर इस प्रकार की स्थिर विद्युत परिरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी आंतरिक चार्ज क्षेत्र को बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे पिंजरा भी कहते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं, विद्युत परिरक्षण कहते हैं। इस प्रक्रिया में फैराडे पिंजरा किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र को कार्बनित होने से रोक देता है, जिसके आंतरिक क्षेत्र के कंटेंट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तब यहाँ तो समझ गए कि स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या होता है। कि स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी आंतरिक चार्ज क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सबसे बचाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विद्युत परिरक्षण कहते हैं। सिंपल से आपको याद होता है, सिर्फ आपको हम आसानी से आपको डिफिनेशन हो सकता है उतना देते हैं। और चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो इस प्रकार है आपका 10 नंबर में कि विद्युत फ्लक्स क्या है। ये प्रश्न तो पूछेगा, इतना आपको कन्फर्म है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसको आप MVVI कह सकते हैं। यह आपका MVVI प्रश्न है कि विद्युत फ्लक्स क्या है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और ये हो सकता है कि इस बार भी पूछ ले। चलिए इसको आप समझते हैं कि ये कैसे हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स क्या है, तो इसको कैसे लिखिएगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवतः गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य के बराबर हो सकती है। क्या हो सकती है, विद्युत फ्लक्स क्या हो सकती है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवतः गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य के बराबर हो सकता है। और विद्युत फ्लक्स को विद्युत फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। जो विद्युत क्षेत्र का जो फ्लक्स होता है उसको विद्युत फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है जो किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को संख्या के समानुपाती होता है। विद्युत फ्लक्स क्या है, आप समझ गए कि विद्युत फ्लक्स क्या है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अगर लंबवतः गुजरने वाली जो संख्या होती है उसको कहते हैं विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत क्षेत्र फ्लक्स को विद्युत फ्लक्स के नाम से भी जाना जाता है। विद्युत क्षेत्र फ्लक्स है और उसको हम विद्युत फ्लक्स के भी नाम से जाना जा सकता है। तो चलिए हम अब अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, या तो समझ गए आप। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर में है, विद्युत विभव क्या है। प्रश्न आज का है कि विद्युत विभव क्या है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप समझ लीजिए, ये कहने वाली बात नहीं, सभी इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है। विद्युत विभव क्या है, तो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। यदि किसी परिरक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W है, और किसी परिरक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य अगर P है तो उसको W उस बिंदु पर विद्युत विभव V = W/20 होगा, और इसका मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। इसका क्या मात्रक होता है, विद्युत विभव का। अभी जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मात्रक पूछे कि इसका मात्रक क्या होता है, उनको बतानी है कि जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट। इसका वोल्ट भी हो सकता है कि एक और राशि है तो उसका मात्रक कोई एक नहीं होता है। इसका हम ट्रिक ला देंगे, आप लोग कमेंट में सिर्फ बतानी है कि हमको ट्रिक चाहिए, तो हम इसका ट्रिक बता देंगे कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि ऐसा मात्रक कौन है। और विमाय निकालने का भी हम ट्रिक बता देंगे, तथा इसका विमाय क्या हो जाएगा, ml² T3a और 1 हो जाएगा इसका। ये विमाय है, आपको विमाय का भी ट्रिक चाहिए तो आप सिर्फ कमेंट में लिख दीजिएगा, एक बार हम ला देंगे। तो बस सिर्फ कमेंट में लिखना कि हमें क्या चाहिए, विमाय का ट्रिक चाहिए, कमेंट में लिखिए और हम आपको ला देंगे। और चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका ये 12 नंबर प्रश्न में है कि विद्युत विभवांतर क्या है। इसको आप कैसे बनाइएगा, विद्युत विभवांतर क्या है।
तो किसी परिक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किसी परिक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परिक्षण आवेश को उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर क्या कहते हैं कि किसी परिक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर से एक बिंदु से और दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य जो था उसके परिक्षण देखिए। आप समझिए, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है, दोनों पे यहाँ के बिंदु है। यहाँ पे कह यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ ले जाना होगा और यहाँ पे यहाँ से यहाँ ले जाना होगा, जो किया गया जो कार्य होगा उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विद्युत विभवांतर। या तो समझ गए। और चलते हम अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका 13 में है। 13 प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। आप सबसे 13 यहाँ तक आ चुके हैं तो आप लोग पूरे अंतिम तक रुकना है ताकि कोई भी प्रश्न छूटे ना। आपसे निवेदन करते हैं कि आप लास्ट तक बने रहिए ताकि कोई प्रश्न ना छूट पाए। कोई बहुत ही वीवीआई प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। और 13 प्रश्न कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर भी अर्जित करता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है तो आपको क्या बतानी है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान। तो चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। या तो समझ चुके हैं आप, समझ ही गए होंगे। और अगला प्रश्न आपका 14 नंबर प्रश्न है कि विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या है। ये भी आपको प्रश्न पूछा गया था 2000 कितना एग्जाम हुआ था, 2024 जब एग्जाम हुआ था इसमें पूछा गया था कि विभव प्रवणता क्या है। तो हो सकता है कि एक साल फिर रिपीट कर दे, 2025 में पूछ दे। इसको भी समझ लीजिए कि विद्युत प्रवणता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। सबसे आसान डिफिनेशन है कि विभव प्रवणता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता इक्वल टू dV/dx। आपका सूत्र होता है, जैसे आपको पूछ देगा कि विभव प्रवणता बराबर क्या होता है। एक में दे देगा कि dx दे देगा और बी में दे देगा dV, इस प्रकार दे देगा। तो बताने क्या है dV/dx इसका होता है सूत्र। देखिए जितना भी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी हम एक वीडियो में ऐसा लाएंगे जिसमें पूरा फॉर्मूला आपको बता देंगे ताकि आपको अलग से कोई भी फॉर्मूला आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ उसी में से रहेगा। ऐसा हमको फॉर्मूला बताएंगे। विभव प्रवणता क्या है समझ गया कि विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। विभव प्रवणता का जो मात्रक कुछ है, इसका मात्रक वोल्ट मीटर अथवा न्यूटन कूलम होता है। कि हमको कितने में बता दिए कि आपको कोई एक राशि का मात्रक एक नहीं हो सकता। या तो वोल्ट मीटर भी दे सकता है आपको एग्जाम में, या न्यूटन कूलम भी दे सकता है। यानी दोनों आपको मात्रक ध्यान में रखनी है कि किसका होता है। विभव प्रवणता का मात्रक होता है वोल्ट मीटर अथवा न्यूटन बटा कूलम होता है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की होती है। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभव प्रवणता की दिशा कैसी होती है। एक नंबर में दे देगा ऑप्शन नंबर ए में कि निम्न विभव से उच्च विभव और, बी में दे देगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और सी में दे देगा कि समान रहता है, और डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या जवाब देनी है आपको। जो विभव प्रवणता की जो दिशा होती है वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, यानी नीचे से ऊपर की ओर इसकी दिशा होती है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। या तो समझ चुके होंगे आप। 15 नंबर जो प्रश्न में है कि समविभव पृष्ठ क्या है। क्या है प्रश्न में, समविभव पृष्ठ क्या है। विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ, समविभव पृष्ठ क्या है तो इसको कैसे लिखिएगा। विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होता है, उसको समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में जो कोई कार्य नहीं होता, इसमें कोई कार्य नहीं होता है, यानी W=0 होता है। तो एक बार कमेंट में लिखिए कि आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। एक बार कमेंट में सभी स्टूडेंट को लिखना है कि आपको ये क्वेश्चन जो भी हम क्वेश्चन समझा रहे हैं वो समझ में आपको आ रही है या नहीं आ रही है। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर में है कि धारिता किसे कहते हैं। धारिता किसे कहते हैं। धारिता जो होता है वो किसे कहते हैं। तो कैसे लिखिएगा कि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। धारिता किसे कहते हैं। तो विद्युत चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली जो वृद्धि के अनुपात होगा उस चालक को विद्युत धारिता कहते हैं। यदि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा विभाग में होने वाली वृद्धि भी हो तो धनमात्रक कूलम बटा वोल्ट होता है, जिसको एफ से प्रदर्शित किया जाता है। धारिता का मात्रक क्या होता है, कूलम बटा वोल्ट होता है, जिसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं।
तो इस समझ गए। अब इंग्लिश मीडियम वाला यहाँ से पढ़ लीजिएगा और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। फटाफट से हम लोगों को प्रश्न देखनी है, 50 रहेगा सब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए 17वां प्रश्न है कि संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन, इससे भी आपको बहुत ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और सब्जेक्टिव पूछा जाता है। संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन क्या होता है? तो इसको लिखिएगा कि इस संयोजन में संधारित्रों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि पहले संधारित्रों की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट थे, देखिए एक प्लेट होगा कि संधारित्र के एक, देखिए क्या है कि इस संयोजन से संधारित्रों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र के दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहली से जोड़ा जाता तथा अंतिम प्लेट को संबंध पृथ्वी से होता है। यानी जो प्लेटों होते हैं उसके एक दूसरे का संबंध एक दूसरे से, अगर एक प्लेट यहाँ पे है, एक प्लेट यहाँ पे और एक प्लेट यहाँ पे है और इससे संबंध यहाँ से होगा और इसका संबंध यहाँ से होगा, फिर यहाँ संबंध इसका होगा तो इसका संबंध ऐसा नहीं, यानी सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए होता है संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन। और अगला जो प्रश्न है आपका 18वां प्रश्न है कि समांतर क्रम संयोजन। श्रेणीक्रम समझिए कि जो प्लेटों से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन में दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक साथ जोड़ने के लिए, तो समांतर क्रम जो संयोजन होता है, समांतर क्रम संयोजन, तो दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक साथ जोड़ने के लिए प्रत्येक संधारित्रों की पहली प्लेट को क्या करते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक साथ जोड़ने के लिए प्रत्येक संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु X से जोड़ देते हैं तथा प्रत्येक संधारित्रों की दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु Y से जोड़ देते हैं। यदि अधिक संधारित्र है तो आगे भी इसी क्रम में जोड़ते हैं, तब संधारित्रों के इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये हुआ आपका क्या? समांतर क्रम संयोजन। तो इसको आप समझ गए कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन में दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक साथ जोड़ने के लिए प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु X से जोड़ देते हैं तथा प्रत्येक संधारित्रों की दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु Y से जोड़ देते हैं और यदि अधिक संधारित्र है तो आगे भी इसी क्रम में जोड़ते रहेगा। इसको ये आपका होता है समांतर क्रम संयोजन। तो यहाँ तक समझ गए हैं कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, दोनों में से एक आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 19वां प्रश्न है जो बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन VVI प्रश्न है, पूछे जाते हैं। संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं? संधारित्र समझ गया कि संधारित्र किसे कहते हैं। तो संधारित्र के अब आ गया धारिता। संधारित्र की धारिता क्या होता है? तो किसी ऐसे दो चालकों का युग्म है जिस पर बराबर तथा विपरीत आवेश होता है, संधारित्रों की धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है? संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं? तो किसी ऐसे दो चालकों का युग्म है जिस पर बराबर तथा विपरीत आवेश होता है, संधारित्रों की धारिता कहलाती है। यानी व्हाट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेटर। समझ गए यहाँ तक। चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन हो जाएंगे? संधारित्र की धारिता के कौन कौन से कारक है जो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करते हैं? तो किसी संधारित्र की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। निम्न कारक जो प्रभावित करते हैं, सबसे पहला है प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के माध्यम पर। ये सब होता है संधारित्र की धारिता जो होती है इस पर निर्भर करती है। ये तीनों ये भी आपका पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव प्रश्न में कि संधारित्रों की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। जो आपका इसमें लिखिएगा 2 नंबर आपको इसमें से मिलने वाला है। लिख दीजिएगा कि निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, लिख दीजिएगा कि प्रभावित करने वाला कारक मिलेगा तो निम्नलिखित है प्रभावित करने वाला कारक। सबसे पहला लिखिएगा प्लेटों के क्षेत्रफल पर, उसके बाद लिखिएगा प्लेटों के बीच की दूरी पर, उसके बाद लिखिएगा प्लेटों के माध्यम पर। तो आपका हो गया। हम 20 नंबर प्रश्न समझ चुके हैं। अब चलते हैं हम 21 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है। चलिए हम 21 नंबर प्रश्न चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है, यानी विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न रह सकता है कि विद्युत धारा क्या है। तो इसको कैसे लिखिएगा? किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं। इसे क्या करते हैं? इसे प्रदर्शित करते हैं किससे? इसे प्रदर्शित करते हैं यदि किसी चालक में Q आवेश है समय तक प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत धारा 1 = Q/T होता है। विद्युत धारा का मात्रक को कूलोम प्रति सेकेंड अथवा एम्पियर होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक पूछेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, तो इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसको हम कूलोम प्रति सेकेंड में भी इसका मात्रक कह सकते हैं। यानी किसी का मात्रक एक नहीं होता, सभी का मात्रक होता है 2, 3 ऐसे हो सकता है। यह एक क्या है? अदिश राशि। देखिए एक प्रश्न और होता है कि आपके एग्जाम में कि तो यह कौन है सदिश राशि और ये कौन है अदिश राशि। इसमें भी आपको हम एक ट्रिक लाएंगे जिसके मारे ये भी आपका क्लियर कर देंगे। वो इलेक्ट्रॉन पर 1.66 × 10⁻19 कूलोम आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है ये भी आपको याद कर लेनी है कि एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलोम।
और यह समझ गया कि 21 नंबर प्रश्न के विरुद्ध धारा क्या होता है कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह के दर को चालक में प्रवाहित विरुद्ध धारा कहते हैं। किसी चालक में जो आवेश की जो प्रवाह की दर होगा चालक में प्रवाहित विरुद्ध धारा कहलाती है। और इसका जो ये इम्पोर्टेंस है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना मान होता है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर प्रश्न है कि धारा घनत्व क्या है, बताइए धारा घनत्व क्या है। तो कैसे इसको लिखिएगा, ये आपका क्वेश्चन आप पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है। किसी एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व किसे कहते हैं, किसी एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि, धारा घनत्व क्या है, यह एक सदिश राशि है तथा इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। इसके प्रायः से व्यक्त किया जाता है। इसके क्या कहता है, इसे इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। और J = I का मात्रक 1/m² AM 2J इसका होता है। विमेय सूत्र क्या होता है, विमेय सूत्र आपका होता है m0 LTA। इसका विमेय सूत्र हम ट्रिक बताएंगे, विमेय सूत्र आपको निकाला जाता है। इसको आप याद नहीं कर सकते, हम आपको अच्छा लिख दिए हुए आपको हम निकालने का फॉर्मूला आपको बता देंगे कि धारा घनत्व क्या है। आप समझ गया कि किसी एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। और चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर प्रश्न है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप कैसे बनाइएगा, इसको आप बनाइएगा कैसे, तो इसको बनाना है आपको। तो क्यूरी ताप क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपको 2024 में आ चुका है, तो हो सकता है 2025 में भी आएगा। क्यूरी ताप क्या है, तो लिखना है कि वह उचित ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, क्यूरी ताप कहते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, एकदम बहुआ वाला प्रश्न है कि क्यूरी ताप क्या है। तो वह उचित ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है उसको कहते हैं क्यूरी ताप। अर्थात यदि हम किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते हैं तो लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण एक निश्चित ताप पर नष्ट हो जाते हैं तथा लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों में बदलने लगते हैं। इसको कहते हैं क्यूरी ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम क्यूरी ताप कहते हैं। और चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। या तो समझ चुके होंगे आप, बहुत ही आसान प्रश्न था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और अगला प्रश्न का 24 नंबर प्रश्न है कि धारा घनत्व क्या है। धारा घनत्व क्या है, इसको कैसे बनाइएगा। तो किसी चालक में इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर जितना धारा प्रवाहित होता है वो धारा घनत्व कहलाता है। धारा घनत्व इसका कहते हैं। तो धारा घनत्व क्या है कि किसी चालक में इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर जितना विद्युत धारा प्रवाहित होता है धारा घनत्व कहलाता है। धारा घनत्व समझते हैं कि धारा घनत्व किसे कहते हैं। और हम चलते हैं 25 नंबर प्रश्न जो है आपका 25 नंबर प्रश्न में कि विद्युत द्विगु आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। इसका ऐसे मात्रक भी लिखिए। दोनों काम करना है कि विद्युत द्विगु आघूर्ण को परिभाषित भी करना है और इसका ऐसे मात्रक भी लिखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। दो प्रश्न को मिला दिया जाता है ताकि आपको 2 मार्क्स मिल सके। देखिए 1 मार्क्स मिलेगा आपको कि विद्युत द्विगु आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। ये आप लिखिएगा कि 1 मार्क्स मिलेगा और इसका ऐसे मतलब लिखिएगा तभी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। दोनों मिलाकर 2 मार्क्स इससे मिला जाता है कि विद्युत द्विगु आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन से लिखिएगा कैसे, तो लिखिएगा इस प्रकार से कि वैद्युत द्विगु के किस प्रकार से आपको क्वेश्चन लिखना है कि वैद्युत द्विगु के किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विगु आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विगु आघूर्ण किसे कहते हैं, तो वैद्युत द्विगु के किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल के विद्युत द्विगु आघूर्ण कहते हैं। गुणनफल के योग को क्या कहते हैं, विद्युत द्विगु आघूर्ण कहते हैं। यानी यहाँ से विद्युत द्विगु आघूर्ण किसी एक आवेश, यानी यहाँ पे एक आवेश है और इसका दोनों आवेश का और जो उसका विद्युत द्विगु होगा वो दोनों आवेशों के मिलाकर यानी बन गया 3। ऐसा नहीं है, ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है कि दोनों आवेशों को जो मिलाकर जो योग बनता है उसको विद्युत द्विगु आघूर्ण कहते हैं। तो या तो समझ गए। और हम चलते हैं अगला जो प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर में है कि शंट के 2 उपयोग बताइए। शंट का उपयोग अगर नहीं पूछेगा तो फिर बोलिएगा हमको कि सर ये नहीं पूछा। शंट के 2 उपयोग लिखा है, कैसे लिखिएगा, लिखिएगा शंट के जो उपयोग हो वह निम्नलिखित है। सबसे पहला लिखिएगा कि शंट लगाकर किसी भी धारामापी को अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी शंट लगाकर किसी भी धारामापी को अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। 2 में लिखिएगा कि यह धारामापी की कुंडली को जलने से बचाता है। यह क्या कहता है, धारामापी की जो कुंडली होती है उसको जलने से भी बचाता है। शंट का 2 उपयोग लिख दीजिएगा कि शंट लगाकर किसी भी धारामापी को किसी भी परास के अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। यह धारामापी कुंडली को जलने से बचाता है। देखिए इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अपने से भी बना सकते हैं, हमें आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं। आप अपने से बनाइएगा तो और ज़्यादा बेहतर होगा। आप हमारा वाला चाहते लिख सकते हैं, हम PDF ग्रुप में दे देंगे। आप वहाँ चीज़ को याद होना चाहिए। सब आप ये प्रश्न जो क्वेश्चन पर वही रहेगा, आपको आंसर से बता लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपको एक ही रहने वाला है, इसको आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद कर ही लेनी है।
और हम चलते हैं जो अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर प्रश्न कि थॉमसन प्रभाव क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में आने वाला प्रश्न है कि थॉमसन प्रभाव क्या है। जब एक असमान गर्म कंडक्टर के माध्यम से धारा प्रवाहित होती है कि थॉमसन प्रभाव क्या है, तो जब एक असमान गर्म कंडक्टर के माध्यम से धारा प्रवाहित होती है तो धारा के प्रवाह के दिशा के आधार पर कंडक्टर की लंबाई के साथ गर्मी विकसित या अवशोषित होती है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? थॉमसन प्रभाव कहते हैं। थॉमसन प्रभाव समझिए कि नहीं, कि जब एक असमान गर्म कंडक्टर के माध्यम से धारा प्रवाहित होती है, जबकि असमान गर्म कंडक्टर के माध्यम से जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा के प्रवाह की दिशा के आधार पर कंडक्टर की जो लंबाई के साथ जो गर्मी विकसित होती है या अवशोषित होती है, इसी प्रभाव को कहते हैं थॉमसन प्रभाव। तो ये आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ समझ सकते हैं कि व्हाट इज थॉमसन इफेक्ट, ये आप समझ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हम हिंदी में समझा दे रहे हैं आपको, आप इंग्लिश में समझ सकते हैं। और आपका 28 नंबर जो प्रश्न है, 28 नंबर प्रश्न में कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या है। एक होता है आपका एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल क्या है तो समझते हैं। एनालॉग सिग्नल में जो हो जाएगा, एनालॉग समय के साथ लगातार परिवर्तन की क्रिया करने वाले सिग्नल यानी संकेत को हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। यह सिग्नल समय के साथ किसी भी वैल्यू में परिवर्तित होने में सक्षम होता है। इसके अंतर्गत ध्वनि, तापमान, थर्मामीटर इत्यादि आती है। यानी एनालॉग समझ गया कि एनालॉग समय के साथ लगातार परिवर्तन की क्रिया में करने वाले सिग्नल यानी संकेत को हम एनालॉग सिग्नल या संकेत कहते हैं। यह एक सिग्नल समय के साथ किसी भी वैल्यू में परिवर्तित होने की सक्षम होते हैं, यानी किसी भी वैल्यू में परिवर्तित हो सकता है। इसके अंतर्गत ध्वनि, तापमान, थर्मामीटर इत्यादि आती है। तो 28 नंबर प्रश्न का भी इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे। और चलिए हम अगला जो प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न है कि भू तरंग क्या है। भू तरंग क्या है, ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। BBA प्रश्न इसको कर सकते हैं, MBBA प्रश्न। भू तरंग क्या है, तो आंसर लिखना है कि भू तरंग संचार में रेडियो तरंगें पृथ्वी की सतह से गुजरती है। पृथ्वी की सतह से गुजरने वाली रेडियो तरंगें ही भू तरंगें कहलाती है। यानी भू तरंग संचार में रेडियो तरंगें पृथ्वी की सतह से गुजरती है। पृथ्वी की सतह से गुजरने वाली रेडियो तरंगें ही कोई भू तरंग कहते हैं। तो आप 29 नंबर प्रश्न समझ चुके हैं। और चलते हैं 30 नंबर जो प्रश्न है आपको, 30 नंबर जो प्रश्न है इसको बताते हैं कि कण के गुण को लिखे। कण के जो गुण होता है, कण के गुण आपको लिखना है। कैसे लिखिएगा, इस पर धनात्मक आवेश +2 इलेक्ट्रॉन -1 के बराबर होता है। इसका भेदन क्षमता कम होता है। यह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से निक्षेपित हो जाती है। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो हमने 30 ही प्रश्न इसमें बताया। 50 का प्रश्न था, 20 प्रश्न हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं।